शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने आज फिर से अपने अनोखे अंदाज से सबको हैरान कर दिया। एस सिद्धार्थ पटना से ट्रेन पकड़कर आरा पहुंच गए। एसीएस ने दानापुर से भिया स्टेशन तक ट्रेन में खड़े होकर सफर किया और इसके बाद भिया के कई स्कूलों में पैदल पहुंचकर निरीक्षण किया। बिना दल बल और किसी स्क्वाड के एसीएस पैदल ही स्कूल निरीक्षण के लिए निकले थे। इस दौरान स्कूल की छात्राओं ने भी उन्होंने अनजान बनकर उनसे पूछताछ की। स्कूल का पता जानने के बाद पहले कन्या मध्य विद्यालय बिहियां पहुंचे। एसीएस ने कई क्लास में घूम घूमकर छात्राओं की कॉपी चेक की और शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं इसकी जानकारी ली। इसके अलावा शिक्षकों की उपस्थिति, संसाधन, लैब और तमाम व्यवस्थाओं का भी उन्होंने जायजा लिया। एसीएस ने जानकारी देते हुए कहा कि निरीक्षण के दौरान कई कमियां पाई गई हैं, जिसके आधार पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिना तामझाम के एसीएस निरीक्षण के लिए पहुंचे और लोकल ट्रेन की उन्होंने यात्रा की। दूसरी तस्वीर है कि कन्या स्कूल पहुंचे और भिया स्कूल में जाकर जायजा लिया। क्लासरूम में पहुंचे और सबकी कॉपियां चेक की, क्या कमी है, किस तरीके की कमी है। और देखिए सबसे बड़ी बात कि ट्रेन में जब सफ़र कर रहे थे तो लोगों से बात भी कर रहे थे। जिन लोगों ने उन्हें पहचाना, जिन लोगों ने उन्हें जाना कि ये एसीएस हैं, तो सबने उनसे बात की और उन्होंने भी खुलकर बात किया। उनसे उनकी पीड़ा, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की, कमियों को दूर करने का भरोसा दिया है। तो एक बढ़िया तस्वीर है। अगर इस तरीके से आम जन बनकर कोई खास आम सवारी पर निकलता है निरीक्षण करने, ये देखने कि सिर्फ हमारे पास फाइलें पहुंचती हैं, रिपोर्ट्स में सब कुछ बढ़िया होता है, लेकिन रिपोर्ट्स के इधर क्या जमीनी सच्चाई क्या है ये जानने के लिए आप समझिए कि उमस भरी गर्मी है, बारिश जरूर हो रही है, लेकिन इस बीच एस सिद्धार्थ लोकल ट्रेन में किस तरह से सफर कर रहे हैं। रजनीश हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। रजनीश, ये तो अलग ही अवतार एस सिद्धार्थ का दिख रहा है। हालांकि जाने जाते हैं अपने नए स्टाइल के लिए, लेकिन इससे स्टाइल ही हम सिर्फ कहकर छोड़ नहीं देंगे, बल्कि एक अच्छी पहल इन्होंने की है। बिल्कुल, देखिए एस सिद्धार्थ पटना में भी जिस प्रकार से इंस्पेक्शन किए थे सभी को चौंका दिए थे, क्योंकि उस वक्त भी कोई दल बल और किसी तामझाम के बिना स्कूल पहुंचे थे। और आज फिर से सभी को हैरान इन्होंने कर दिया है, क्योंकि पटना से सरकारी गाड़ी से दानापुर स्टेशन पहुंचते हैं, दानापुर स्टेशन से ट्रेन का इंतजार करते हैं। इस दौरान झाड़ू बेच रही महिलाओं से काफी देर तक बातचीत की। यात्रियों ने नहीं पहचाना कि शिक्षा विभाग के एसीएस हैं, और वहां से जो ट्रेन आ रही थी उस ट्रेन में ये सवार होते हैं और यात्रियों के साथ बातचीत करते हुए बिहिया तक पहुंचते हैं। इस दौरान इन्होंने कई स्कूल के शिक्षकों को भी पकड़ा है और उनकी तस्वीर भी ले ली है अपने कैमरे में, और ये पता कर रहे हैं कि आखिर 11:30 बजे वो शिक्षक ट्रेन में क्या कर रहे थे। दूसरी बड़ी बात है कि बिहिया स्टेशन से पैदल निकल गए तकरीबन 3 किलोमीटर तक, जो रेडियस में स्कूल है वहां इन्होंने पैदल जो है छात्राओं के झुंड के साथ इंस्पेक्शन किया। स्कूल पहुंचकर कई शिक्षकों ने नहीं पहचाना इन्हें कि एसीएस हैं, और इसके साथ साथ इन्होंने परिचय भी नहीं दिया। स्कूल में लैब की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, बिल्डिंग की व्यवस्था और बच्चों से बातचीत कि आखिर कैसी पढ़ाई होती है। तो ये अंदाज जो है सिद्धार्थ को औरों से अलग बनाता है। निश्चित रूप से बिना कोई तामझाम, फूल माला से स्वागत और बिना किसी जानकारी के औचक निरीक्षण। इन्होंने न्यूज 18 से कहा भी था कि जब भी करूंगा औचक निरीक्षण करूंगा, लेकिन लोग अंदाज नहीं कर रहे थे कि ये अंदाज इनका होगा कि ट्रेन में सवार होकर और यात्रियों के बीच मुस्कुराते हुए, चाय विक्रेता से बातचीत करते हुए ये सफर कर लेते हैं। आगे और भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी, क्योंकि इन्होंने साफ कहा है कि ऐसे ही चौंकाता रहूंगा। बढ़िया तस्वीर है, अभियान बढ़िया तस्वीर है रजनीश, बहुत बढ़िया तस्वीर है। और अगर सुधार होता है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। एस सिद्धार्थ का ये अंदाज सभी को पसंद आएगा, और खासकर जो लोग रेड कारपेट बिछाकर एसीएस का इंतजार करते थे किसी जमाने में कि एसीएस आएंगे, इनकी सूचना पहले मिल जाएगी, मिड डे मील का खाना बढ़िया वाला हो जाएगा, कहीं कुछ पता नहीं चलेगा, रजिस्टर मेंटेन हो जाएगा, अब ऐसा नहीं होने वाला। बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा। और ये कहीं ना कहीं जो वर्तमान स्थिति है, शिक्षा सुधार अभियान कल भी चल रहा था और आज भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी का अंदाज है कहीं ना कहीं बाकी को अनुकरण करना चाहिए। इस अंदाज को जो काफिला होता है, जो कारकेट है, जिलाधिकारी को सूचना देकर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो, जिलाधिकारी के साथ डीओ हो, उनको सूचना देकर अधिकारी जाते हैं। लेकिन एसीएस जो शिक्षा विभाग के सुप्रीमो है, ये अकेले अगर पहुंच जाते हैं तो एक खौफ भी रहेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि औचक निरीक्षण जब भी होता है तो ऐसे में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। और एसीएस पूरे बिहार में अब जो कैंपेन चलाएंगे, इनका यही अंदाज होगा। कभी लोग रिक्शा पर भी इन्हें देख सकते हैं, जो हमारे पास जानकारी मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, फिलहाल की बातचीत के लिए। तस्वीरें खुद में बहुत कुछ कह रही हैं।
चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ मसला, जहां आरोपी अमन सिंह की कोर्ट में पेशी हुई है। सीबीआई की टीम ने पटना सीबीआई कोर्ट में पेश किया अमन सिंह को और सीबीआई कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड मंजूर कर ली है। सीबीआई ने चिंटू, एहसानुल हक, इम्तियाज और जमालुद्दीन का सीबीआई ने कोर्ट से रिमांड मांगी है और सीबीआई ने दोबारा रिमांड की मांग की और सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी मंजूर कर ली है। 4 दिन की रिमांड फिर से दी गई है। रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद मुकेश, मनीष प्रकाश और आशुतोष को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। नीट पेपर लीक मामले में आज एक बार जो है 7 जो आरोपी हैं उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। साथ ही साथ धनबाद से गिरफ्तार अमन सिंह को भी सीबीआई की टीम ने जो है सीबीआई कोर्ट में पेश किया। पेशी के बाद सीबीआई के वकील ने जो है अमित कुमार ने जो है वो अमन सिंह समेत 4 अन्य जो अभियुक्त पहले से रिमांड पे थे, जिनकी आज रिमांड खत्म हुई थी, उन सभी को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था, जिसमें से एहसानुल हक, इम्तियाज, जमालुद्दीन और चिंटू को अगले 4 दिनों के लिए रिमांड पे मांगा और साथ ही साथ जो अमन सिंह है उसे भी 4 दिन का रिमांड जो है वो सीबीआई कोर्ट से सीबीआई के वकील ने मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने इन चारों के साथ साथ अमन सिंह की जो है रिमांड अगले 4 दिनों के लिए ग्रांट कर दिया। जबकि आशुतोष, मुकेश और तीसरा जो शख्स है उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बाकी के जो कह सकते हैं कि 5 आरोपी इस मामले में हैं, जिसमें चिंटू, एहसानुल हक है, जमालुद्दीन है और उसके अलावा अमन सिंह है। तो ये सभी जो है अगले 4 दिनों तक सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे, रिमांड पे रहेंगे और सीबीआई जो है इन लोगों से एक बार फिर से पूछताछ करेगी। और जो सीबीआई के वकील ने दलील दिया था कोर्ट में कि पूछताछ में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो अभी और होने बाकी हैं, कई और जानकारियाँ हासिल करनी है, कई और सवाल जो है जिसका जवाब लेना है, जिस पर कोर्ट ने सहमति जताई। और फिर इन 5 को, जिसमें से हमने पहले जैसा बताया कि एहसानुल हक, इम्तियाज, जमालुद्दीन, चिंटू और अमन सिंह को जो है वो 4 दिनों का रिमांड ग्रांट कर दिया और अब ये चारों जो है सीबीआई के समक्ष जो है रिमांड पे रहेंगे और इन सबसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद अगले 4 दिन के बाद जो है वापस इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर आगे की जो प्रक्रिया होगी वो देखना अहम होगा। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में लगातार पुल टूटने की खबर आ रही है, सरकार गंभीर है और जल संसाधन विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीधे आपको जोड़ते हैं। करीब 30 वर्ष या अधिक पुराने थे, ईंट के थे और नई उड़ाही के क्रम में ऐसा प्रतीत होता है, चूंकि समीप के पियर एवं एबटमेंट के समीप भी उड़ाही की गई, तो पियर एवं एबटमेंट का फाउंडेशन भी वीक हुआ। पूर्व से भी फाउंडेशन कुछ वीक थे, जिसके कारण ये गिरे। लेकिन हमारे अभियंताओं को पुनः फिर भी ख्याल रखना चाहिए था और पुराने पुल पर भी एहतियात बरतनी चाहिए थी। हमारे हिसाब से वो पूरी तरह से नहीं बरती गई और उसके लिए कार्रवाई हम कर रहे हैं। अभी जांच चल रहा है, कार्रवाई उसका प्रतिवेदन आएगा और अविलंब कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर, ये तो आप सिर्फ सारण और सिवान जिले की बात कर रहे हैं, पुल तो आपके दूसरे इलाके हिस्सों में भी गिरे हैं। सबसे पहले बता दूं, अररिया, मधुबनी, इस सब इलाके में, किशनगंज में भी हुआ है। सबसे पहले बता दूं कि जल संसाधन विभाग के द्वारा जो कार्रवाई अभी उड़ाही की गई थी उसकी वजह से यही पुल थे, परंतु अन्य विभागों के पुल भी दूसरे जगह अवश्य गिरे हैं। जहां तक नदियों पर पुल जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं बनाया जाता है, नहरों पर अवश्य बनाया जाता है। अन्य विभागों द्वारा भी जो बनाए गए हैं उसके संबंध में कल ही माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर भी बैठक हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसमें एक तो महत्वपूर्ण निर्णय यह भी है कि 50 मीटर से कम पूर्व से निर्धारित है कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनाया जाएगा। 50 मीटर से अधिक पुल निर्माण निगम के द्वारा इसकी कड़ाई से पालन की जाएगी। जो प्रोसेस एवं प्रोसीजर, जो प्रक्रिया है, पूरी तरह से उसका फॉलो करते हुए ही किसी का भी निर्माण किया जाएगा। यानी डिज़ाइन पर, क्वालिटी कंट्रोल पर, उसका एनओसी पर, सारे चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। यह भी निर्णय हुआ है कि हर विभाग अपनी मेंटेनेंस पॉलिसी हर पुलों के लिए, पुल पुलिया के लिए बनाएगी।
पुल निर्माण निगम द्वारा पूर्व से विस्तृत मेंटेनेंस पॉलिसी निर्मित है। ग्रामीण कार्य विभाग को भी निर्देश दिया गया है कि इस तरह का मेंटेनेंस पॉलिसी बनाए। साथ ही सभी विभाग, जिस विभाग के सड़क पर कोई भी पुल बना है या पुराना ही पुल हो, उसे ये जवाबदेही दी गई है कि पुराने पुल को भी या सारे पुल का वो मेंटेनेंस का जवाबदेही लेगा। कई जगह ऐसा है, जैसे कि वर्तमान स्थिति में जो हमने बताया पूर्व में, बहुत पुराने पुल और ईंट के पुल पूरी तरह से जिसमें फाउंडेशन नहीं थे, वैसे में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ध्वस्त करके पुनः नए सिरे से भी बनाया जाएगा। और इसके अलावा यह भी निर्देश हुआ है कि जो पुराने पुल जितने हैं, 30 साल से अधिक पुराने जितने हैं, अगले 15 दिनों के अंदर सारे का सर्वे कर लिया जाएगा, सर्वेक्षण किया जाएगा, उनकी स्थिति पता की जाएगी और जो आवश्यकता हो उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। इस विभाग, जल संसाधन विभाग द्वारा भी अपना प्रपत्र इत्यादि बनाकर अपने क्षेत्र में भेज दिया गया है। हमारा गंडक छारी की जो योजना है, उसमें जितने पुल हैं सारे का सर्वेक्षण किया जा रहा है और उसमें देखा जा रहा है कि जो उसकी सुरक्षा के लिए तत्काल आवश्यकता हो वो किया जाए। और अन्य सारे नहरों पर जो पुल बने हैं उनके सर्वेक्षण की प्रक्रिया भी चालू कर दी गई है। सभी जो पुल बनाने वाले विभाग को यही निर्देश दिया गया है और सारे के द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। और अन्य विभाग द्वारा भी अपना जांच किया जा रहा है और सभी को निर्देश है कि दोषी जो कर्मी हैं, अभियंता हैं, संवेदक हैं, सभी पर कार्रवाई की जाए। तो ये जितना आगे बोलिए। हाँ, कितने होंगे? हमारे नहर पर पुल पुलिया होते हैं। WRD के द्वारा खुद किसी भी नदी पर पुल नहीं बनाया जाता है और पूर्व में भी नहीं बनाया गया है। तो WRD के पुल की संख्या कितनी है? हाँ, तो बहुत सारे हैं। वो संख्या, वो सारे का हम लोग सर्वेक्षण करा लेंगे क्षेत्र में, उनका अपने अभियंताओं के माध्यम से। नहीं, इस संख्या बताना अभी संभव नहीं है, क्योंकि नहर की प्रणाली काफी विकसित है और काफी लंबाई में है और संरचनाओं की संख्या काफी अधिक है। नहीं, रिकॉर्ड है, हम लोग लेके आपको दिलवा देंगे अभी तत्काल यहाँ पर। हाँ सर, आप ये मानते हैं कि जो भी सारण सीवान के इलाके में पुल पुलिया गिरी है, उसके पीछे यही कारण है कि नदियों का फिर से उसमें से गाद निकाला गया है, क्या और कोई दूसरे भी कारण? नहीं, यही अभी तत्काल दो कारण जो हमें दिखता है। एक तो बहुत पुराने पुल थे, जर्जर स्थिति में कई सारे पुल थे, ईंट के पुल थे और उनका हमारे पास डिटेल भी है। उनका फाउंडेशन भी ईंट का था और शायद उतनी गहराई का नहीं था जो एडिक्वेट होता है। एक तो वो कारण था। दूसरा अभी जो उड़ाही कराई गई उसके कारण उनका फाउंडेशन लूज हुआ, जिसके हमारे अनुसार जो फाउंडेशन के चारों ओर एडिक्वेट प्रोटेक्शन करते हुए ये उड़ाही होना चाहिए था, वो उसमें तकनीकी रूप से थोड़ी लापरवाही। इधर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा बयान आया है। सीएम नीतीश कुमार को लेकर संजय झा ने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है, ये लोकसभा चुनाव के बाद सच हो गया। संजय झा ने कहा कि मैं एक बार फिर कहता हूं, टाइगर अभी जिंदा है। 2025 में भी ये सच साबित होगा। जब ये कहा गया है कि नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स खत्म हो रही है, तब नीतीश मजबूती से उभरे हैं। संजय झा ने यह भी कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज मिलेगा। अगले 5 साल में बिहार में इतना काम होगा कि बिहार विकसित राज्य में शामिल होगा। पीएम मोदी का पूरा ध्यान बिहार पर है। जब लोगों को लगता है कि मैं खास करके कुछ दिल्ली में मैं देखता था मीडिया में कि नीतीश कुमार जी का पॉलिटिक्स अब अंत हो रहा है, हमेशा जब लगे आपको ये बात, समझिए उन नए अवतार में दोबारा फिर बड़े नए अवतार में वो आने वाले हैं। मैंने कहा था, मेरा ही दिया हुआ है, टाइगर अभी जिंदा है, यही बोला था मैं आप लोगों को। इसलिए ये चुनाव जो लोकसभा का हुआ है, कितना आप लोगों ने चलाया, 250 मीटिंग कोई किए, 400 मीटिंग कोई किए, पूरा बिहार घूम रहे हैं। नीतीश कुमार जी पूरा बिहार में कैंपेन करने के बाद देश में क्या रिजल्ट रहा आप सब लोग जानते हैं। और उस परिस्थिति में 243 में 177 विधानसभा में 177 विधानसभा में एनडीए लीड की है। ये सिग्नल है 2025 का। और मैं जरूर ये बता देना चाहता हूँ
कि 2025 में 2010 में जो रिजल्ट आया था 206, उससे बेहतर रिजल्ट नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विधानसभा में आएगा। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। ऐसा है कि हम लोगों का राजनीतिक प्रस्ताव दिल्ली में आया है, विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज। एनडीए की सरकार केंद्र में है। ये जो कुछ लोग चलाते हैं कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। अगले 5 साल में बिहार को इतना मदद मिलेगा, जो 20 साल में अभी हम लोग काम किया, अगले 5 साल में बिहार विकसित प्रदेश में जाने वाला है। चलिए कैमरा घुमाते हैं झारखंड की तरफ और आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें जो हलचल हो रही हैं। आज हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण है और ये देखिए हेमंत सोरेन का काफिला निकलता हुआ अपने आवास से निकल चुके हैं हेमंत सोरेन राजभवन के लिए। तो ये पूरी तैयारी हो चुकी है, बस अब शपथ ग्रहण की बारी है। और लगातार न्यूज़ 18 आपसे कह रहा है किसी भ्रम में मत पड़िए, जो वक्त हम बता रहे हैं बिल्कुल उसी वक्त पर शपथ ग्रहण होगा। ये है हेमंत सोरेन का काफिला, कुछ ही पल में, कुछ ही देर में राजभवन पहुंचेगा और उसके बाद 5 बजे का जो समय है वो रखा गया जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये काफिला जाता हुआ राजभवन। और हम आपको बता रहे हैं इस वक्त जो सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो स्क्रीन पर आपके सामने हैं। तो आज हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण होने वाला, शपथ लेने वाले हैं। और अविनाश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अविनाश, क्लियर आवाज है, बारिश तो हो रही है और उस काफिले को भी हमने दिखा दिया आपके सहयोग से। अब कितना वक्त लगेगा राजभवन पहुंचने में? इसके बाद कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी? 5 बजे तक में क्या क्या हो जाना है? तकरीबन 45 मिनट है अपने पास। नहीं, आपने सही कहा विशाल। और जब तक आपके सवाल खत्म हुए हैं तब तक हेमंत सोरेन का काफिला जो है वो राजभवन के परिसर के अंदर पहुंच चुका है। और जो हम लगातार पिछले 24 घंटे से ये कह रहे हैं कि राज्य के फिर एक बार मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन होंगे, तो वो चीज अब यहाँ होने जा रहा है। वो शपथ लेने जा रहे हैं। आज सिर्फ एक शपथ होगा और वो सीएम पद के लिए होगा। हेमंत सोरेन होंगे। सुप्रियो जी देखिए जा रहे हैं। सुप्रियो दा, आज क्या कहेंगे हेमंत जी के लिए तीसरी बार? देखिए, नव ऊर्जा का सृजन होगा और हमको लगता है कि स्नेहाशीष भी मिल रहा है ईश्वर का। जो धीमा धीमा बारिश है, एक स्नेहाशीष है। बहुत सारे काम जो बाकी हैं चुनाव से पहले कर लेने होंगे। सभी काम कर रहे हैं। खासकर अगर हम बेरोजगारों को रोजगार देने, एकदम रोजगार तो कल से ही शुरू होगा। कल से ही शुरू होगा। देखिए, इनका इशारा +2 जो 1500 जो शिक्षक हैं उनके नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। और वही सुप्रियो भट्टाचार्य कह रहे हैं कि कल से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। देखिए, यहाँ से उनके परिवार के लोग हैं। देखिए, हेमंत सोरेन के परिवार के लोग, उनके बच्चे हैं इस गाड़ी में। आपको दिखाएं कि किस तरह से परिवार के लोग भी यहाँ से निकलकर राजभवन की तरफ जा रहे हैं। ये जो गाड़ी आप देख रहे थे, इसमें हेमंत सोरेन के जो बेटे हैं वो उसमें बैठे हुए थे और यहाँ से सभी लोग निकलकर राजभवन की तरफ जा रहे हैं। तो अब कुछ समय के बाद राजभवन से वो तस्वीरें भी आनी शुरू हो जाएंगी, जिसमें शपथ ग्रहण को हम देख पाएंगे, राज्य के लोग देख पाएंगे। 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य के हेमंत सोरेन की ताजपोशी होगी और वो तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। बिल्कुल अविनाश, हमने देखा कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने अपनी गाड़ी आपको देखते ही रोक दी और उन्होंने जो बात उन्हें करनी थी, जो बात बतानी थी, उन्होंने खुलकर बताया कि कल से ही हम काम शुरू करने वाले हैं और काफी आनंदित भी लग रहे थे। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, राजभवन की तस्वीर इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं कि हेमंत सोरेन का जो काफिला है वो पूरी तरह से अपने समर्थकों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ राजभवन के अंदर प्रवेश करते हुए आज ही शपथ ग्रहण होना है। 5 बजे का वक्त है। थोड़ी देर में सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी, जिसके बारे में अविनाश भी हमसे बातचीत कर रहे थे। अविनाश भी हमसे जानकारी साझा कर रहे थे। अविनाश, इसके बाद राजभवन जाने के बाद कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, कैसे कैसे आगे ये सारी चीजें बढ़ेंगी? बहुत सारी प्रक्रियाएं नहीं हैं। आपको पता है कि अभी शपथ होना है और एकमात्र ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। इसके बाद जो कैबिनेट का विस्तार है वो कुछ दिनों के बाद होगा। जो जानकारी आ रही है कि संभवतः 9 जुलाई के बाद हो। तो आज अभी जाने के बाद में यहाँ जो प्रक्रियाएं होती हैं बहुत छोटी प्रक्रिया है और शपथ ग्रहण में बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लगना है। जन गण मन से शुरू होगा, शपथ ग्रहण होगा और फिर जन गण मन से उस कार्यक्रम का समापन होगा। और उसके बाद ये देखना होगा
कि जब हेमंत सोरेन बाहर आएंगे तब क्या कुछ वो कहते हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। बार बार जेल से आने के बाद षड्यंत्र की बातें तो वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से जब वो पद पर होंगे तब क्या करेंगे, क्या क्या योजनाएं उनके मन में फिर एक बार फिर हम अविनाश आप तक अपनी पहुंच बनाएंगे अपडेट के लिए। यहां पर देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।